नमस्कार, कैसे हो आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम दैनिक जीवन में उपयोगी जो रसायन हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। पहला साधारण लवण। साधारण लवण क्या होता है? देखिए, खारे पानी को क्यारियों में भरा जाता है जिससे जल वाष्पित हो जाता है और नमक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक अशुद्ध होता है और इसे शुद्ध करने के लिए इस विलयन में HCl गैस प्रवाहित की जाती है। देखिए, साधारण नमक प्राप्त करने के लिए जो खारा पानी होता है, पानी को क्यारियों में भरा जाता है और वाष्प बन के बाहर निकल जाता है और नमक के जो क्रिस्टल हैं वो शेष रहते हैं। और इस प्रकार जो नमक प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है और इसे शुद्ध करने के लिए इस विलयन के अंदर HCl गैस प्रवाहित की जाती है, तो साधारण नमक प्राप्त हो जाता है या शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। उपयोग हैं वो क्या हैं? खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, आइसक्रीम और बर्फ जमाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है। उद्योगों में कच्चे माल के रूप में साधारण नमक को काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी साधारण नमक को काम में लिया जाता है। इसके अलावा कई अन्य यौगिक भी साधारण नमक से बनाए जाते हैं, जैसे NaOH है, NaCO3 है, CaOCl2 है, Na2CO3 है, ये कास्टिक सोडा है, ये NaHCO3 बेकिंग सोडा है और CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है और ये Na2CO3 जिसमें 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, ये दावन सोडा है। अब इस साधारण नमक के जो भौतिक गुण हैं वो देखते हैं। साधारण नमक का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का होता है। स्वाद खारा होता है, जल में विलय होता है और ठोस होता है। इसका जो गलनांक होता है। दूसरा जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाला यौगिक है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके निर्माण के लिए क्लोरोक्षार अभिक्रिया है या क्लोरोक्षार विधि है, इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या होती है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्षारक, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। NaCl और इसमें जल डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है और इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और साथ में ही क्षार प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्षारक और क्लोरीन गैस प्राप्त होने के कारण इसको क्लोरोक्षार विधि या क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये इस विधि का चित्र है। इस विधि में देखिए, ये एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भरा जाता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी और स्विच से जोड़ दिया जाता है। एक को एनोड बनाते हैं और दूसरे को कैथोड। जो प्लस वाला टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है और माइनस वाला जो टर्मिनल होता है उसको कैथोड कहा जाता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और इस विलयन के अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या कास्टिक सोडा है वो शेष रहता है। क्लोरोक्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है और विलयन में कास्टिक सोडा का निर्माण भी होता है। अब इस कास्टिक सोडा के जो उपयोग हैं, उपरोक्त अभिक्रिया में प्राप्त हुई जो पदार्थ हैं विभिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। मतलब जो उपरोक्त अभिक्रिया है उसमें जितने भी यौगिक प्राप्त हुए हैं, जैसे कास्टिक सोडा है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इसमें जो मुख्य गैस है क्लोरीन गैस, उस क्लोरीन गैस का उपयोग विभिन्न प्रकार की जो अन्य यौगिक हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग होता है। जैसे क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। अब इसके बाद में देखिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण क्या होता है कि बुझे हुए चूने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है और साथ में जल के अणु निकलते हैं।
इसके बाद में हम विरंजक जो क्रिया होती है वो क्या होती है। देखिए, विरंजक चूर्ण रंगीन कपड़ों को रंगहीन कर देती है। इस क्रिया को विरंजक क्रिया कहा जाता है। जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग किन किन में होता है। कागज उद्योग में, चीनी उद्योग में, लकड़ी उद्योग में, इनमें इनका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जल को जीवाणु नाशक करने में भी इसका उपयोग होता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O, मतलब कैल्शियम जो सल्फेट है उसमें आधा जल का अणु होता है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं CaSO4 ब्रैकेट और फिर 2H2O। तो ये और ये दोनों सूत्र होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही हैं। पीओपी में जल के आधा अणु होता है या जल का आधा अणु इसके अंदर होता है। जल का आधा अणु होने के कारण इसको अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। पीओपी को अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल का जो अणु है वो आधा होता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो पीओपी प्राप्त होती है। ये जिप्सम है जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसको 373 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं तो पीओपी प्राप्त होती है और साथ में डेड जल का अणु निकल जाता है। पीओपी की जल से क्रिया हम करवाते हैं तो पीओपी की जल से क्रिया का जो समीकरण है वो इस प्रकार है। जो उपरोक्त जो समीकरण देखा था इस समीकरण को उल्टा करना है। CaSO4 1/2 ये जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम कठोर पदार्थ होता है, मतलब जो पीओपी होती है, पीओपी के अंदर हमने अगर उसको जल में हम डालते हैं तो ये कुछ समय बाद में एक कठोर पदार्थ के रूप में बदल जाता है जिसको जिप्सम कहा जाता है। अब क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। किसी यौगिक के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। CaSO4.2H2O, इसमें 2 क्रिस्टलन जल हैं। ये पीओपी है, पीओपी में आधा जल का अणु ये नीलात होता है। CuSO4 जिसमें 5 जल के अणु हैं, इसलिए ये जो 5 हैं क्रिस्टलन जल है। Na2CO3.10H2O, ये दावन सोडा है और इसमें 10 क्रिस्टलन जल हैं। पीओपी के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। देखो, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में इसका उपयोग होता है। सांचे और मॉडल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दीवारों की सतह चीकनी करने में इसका उपयोग होता है। दंत उद्योग में प्रयुक्त होता है।